जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में आपको आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के जो डिमांड थी उस डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं फिर से एक नई सीरीज पंचवर्षीय योजना से आधारित 8वीं सीरीज को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। यहां पर हम आप लोगों को विस्तृत तरीके से अच्छे तरीके से जो पंचवर्षीय योजनाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक फ्लो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए बिना किसी विलंब के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों? पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना क्या पंचवर्षीय योजना किस भारत में उच्चतम कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में थी? क्या किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर थी? आइए आपको हम बताते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। पहले पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कहां पे लागू की गई तो आपको बताना है यूएसएसआर, कहां पे? सोवियत संघ, रूस में। उसके बाद बताना है कि आपको हम बताए थे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पे लागू थी। ठीक है, ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे, किस मॉडल पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। आपको बताए थे कि ये कृषि पे डिपेंडेंसी थी। सेकंड क्या था? सेकंड पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। क्या? 1961। उसका आपको बताना है कि यह पीसी क्या पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। पूछता है कि इसमें क्या किस पे जोर दिया गया? आपको बताना है उद्योगों यानी भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसमें क्या हुआ? 3 भारी उद्योग राउरकेला, क्या? राउरकेला, भिलाई, क्या? राउरकेला, भिलाई, ये जो पावर प्लांट थे ये इस पे जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था, एक रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी आपको बता दें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इसमें क्या हुआ? कृषि के साथ साथ जो है भारी उद्योगों पर भी बल दिया गया। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? इस पंचवर्षीय योजना में 1962 का भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद चीन युद्ध, उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध, उसके बाद 1965 का भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1966 का जो सूखा था ये बहुत इसे प्रभावित किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, इसलिए सबसे असफल योजना आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि जो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी यह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद आइए हम बताते हैं कि आज की जो पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि सबसे उच्चतम कृषि वृद्धि दर। आपको बता दें कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें सबसे उच्चतम कृषि वृद्धि दर थी। क्या? कृषि वृद्धि दर सबसे उच्चतम थी। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये गार्डगिल मॉडल पे थी। किस पे? गार्डगिल मॉडल पे आधारित थी। जो गार्डगिल मॉडल है इस पे आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर पूछता है कि आखिर सबसे ज्यादा उच्चतम वृद्धि दर यानी सबसे ज्यादा पूरे भारत में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो आपको बताना है कि उच्चतम वृद्धि दर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। ठीक है, फिर पूछता है आखिर 9वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो आपको बताना है कि जो अमर्त्य सेन मॉडल है इस पे आधारित थी। उसके साथ आपको बताना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या? आखिर जो न्यायपूर्ण संगत, क्या? न्यायपूर्ण संगत और समानता, क्या? न्यायपूर्ण संगत और समानता पर बल दिया गया। ठीक है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आखिर पहली पंचवर्षीय योजना आपको मैं बता दिया 11वीं और 9वीं, और आपको याद रखना महत्वपूर्ण जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या? 5वीं पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हुआ क्या क्या? आखिर देखिए, एक योजना अवकाश कितने हैं? 2। पहला क्या था? 1966 तक हुआ, उसके बाद 1967 से लेकर के 1969 तक पहला योजना अवकाश हुआ। उसके बाद दूसरा आता है क्या? 1969। फिर आता है 1969 से लेकर के 1975। क्या? 69 में आप 5 जोड़ेंगे 1974 हुआ। फिर 74 से लेकर के 78। क्या? 74 से लेकर के 1978 तक। पूछेगा आखिर 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये 1 साल पहले खत्म हो गई। क्या? 1 साल पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई? तो आपको बताना है कि 1 साल पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई। फिर पूछेगा आखिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? आपको बताना है कि 1 साल पहले खत्म हुआ। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम, क्या? 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछेगा? आखिर 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ इसमें क्या हुआ? 1974 से 1978 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, उसके बाद क्या आता है? योजना अवकाश आता है। 1978 हुआ, 78 से 80। क्या? 1978 से 80
1978 से लेकर के 1980 में ये सेकंड योजना अवकाश बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं योजना अवकाश, यानी सेकंड योजना अवकाश 1978 से 1980 के बीच में हुआ था। फिर आइए आपको हम बताते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। आपको जो छठवीं पंचवर्षीय योजना, क्या छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ, एक स्टार्ट हुआ जवाहर रोजगार योजना। क्या? जवाहर रोजगार योजना ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। और क्या, सॉरी मित्रों, जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। ये जो है छठवीं नहीं, आपको बताना है 8वीं अनुसूची में शुरू हुई। आपको बताना है जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें क्या हुआ, आपको बताना है ट्राइसेम। क्या? ट्राइसेम की स्थापना हुई। उसके बाद NREP नेशनल रूरल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। उसके साथ नाबार्ड, क्या? नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है, आपको नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छा फैक्ट हम बता दें, लिखिएगा। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड के बारे में क्या है लिखा गया है, नाबार्ड क्या है? शिवरमन समिति। क्या? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। उसके बाद पूछता है कि आखिर नाबार्ड की स्थापना हुई कब, तो आपको बताना है कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके इस समय हेड कौन है, आपको बताना है कि गोविंद चिंतालू इसके पहले थे, अब कौन है? केजी साव। क्या? केजी सावी जो है इसके इस समय अध्यक्ष है। ठीक है, इतने नाबार्ड के बारे में जानना है। आइए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि महात्मा गांधी, क्या? महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो आपको बताना है मित्रों इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट। पूछता है कि राजघाट है कहाँ पे, तो आपको बताना है कि नई दिल्ली में राजघाट है। शक्ति स्थल किसका है, तो आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी है इनकी जो मृत्यु स्थल है ये क्या है, शक्ति स्थल है। वीर भूमि किसका है, तो आपको बताना है कि जो राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है इसे वीर भूमि कहते हैं। समता स्थल किसका है, तो आपको बताना है जगजीवन राम, ये जो है इनका समता स्थल है। फिर पूछता है आखिर चेत्रा भूमि किसकी है, तो आपको बताना है कि जो चेत्रा भूमि है ये भीमराव अंबेडकर, क्या? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। ठीक है, उसी के साथ पेपर में पूछता है आखिर उदय भूमि किसका है। क्या? उदय भूमि किसका है, तो आपको बताना है कि जो उदय भूमि है ये KR नारायण, क्या? KR नारायण की उदय भूमि जो है इनकी समाधि स्थल है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट समाधि स्थल थी वो आप लोगों के बीच में मैंने डिस्कस कर लिया है। फिर कभी कभी पूछता है आखिर एकता, क्या? एकता समाधि स्थल का किसकी है, तो आपको बताना है कि एकता किसके साथ होती है, यानी ज्ञानी जैल सिंह। क्या? जिनके पास ज्ञान होगा वो सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ज्ञानी क्या होगा, एकता। ज्ञानी जैल सिंह के साथ ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं, एकता स्थल है। उसका पूछता है कि आखिर महाप्रयाण, क्या? महाप्रयाण स्थल किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है कि दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि इनकी समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोलते हैं। पूछता है कि आखिर नारायण घाट, क्या? एक पूछता है अभय घाट क्या है, आपको बताना है कि अभय जो है ये किसका है, अभय। जब देखो कभी बादल घेरते हैं उससे मोर निर्भय होकर नाचता है। क्या? निर्भय यानी बिना डरे हुए नाचता है। आपको बताना है अभय यानी मोर से याद रखिए मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई जो है ये मोरारजी देसाई जो है इनका समाधि स्थल का क्या नाम है, अभय। ठीक है, पूछता है आखिर गुलजारी लाल नंदा का जो एक समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए क्या होता है। गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग बोलते क्या है, नारायण घाट। क्या? नारायण घाट जो है इसे क्या बोलते हैं, नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। क्या? गुलजारी लाल नंदा की ये समाधि स्थल है। समाधि स्थल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम आपको डिस्कस करा दिए हैं। आइए इस क्लास की अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास की अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश है, क्या? तदर्थ न्यायाधीश पूछे या पूछे एडहॉक जज, तो आपको बताना है इसकी नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पे आपको बता दें, आपको एक बार हम बताए थे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124। फिर पूछेगा जब तदर्थ न्यायालय के बारे में पूछेगा आखिर तदर्थ न्यायाधीश, जब पूछेगा एडहॉक जज तो आपको बताना है कि आर्टिकल 127 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने न्यायाधीश हैं, तो आपको बताना है 33 जज हैं। क्या? 33 जज हैं, जिसमें से क्या है 34 जज टोटल है, 33 के साथ एक मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश आपको बता दें इसमें 49वें नंबर के कौन है, तो आपको बताना है यूयू ललित 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। जब पूछेगा 50वें, आपको बताना है DY चंद्रचूड़, ये जो है 50वें नंबर के
मुख्य न्यायाधीश है। इसके साथ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किसके अंतर्गत किया गया, संविधान के भाग 5 में, क्या भाग 5 में संघ यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आइए बताते हैं आखिर तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी लिया गया, क्या गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर यूएसए के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। आपको बताना है क्या जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के साथ साथ समवर्ती सूची, क्या जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, आपको बताना है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या अवशिष्ट शक्तियां हैं उसके साथ अवसर शक्ति, उसके साथ जो शक्ति का विभाजन है, शक्ति का विभाजन ये कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें आपको बताना है क्या न्यायिक पुनराविलोकन, क्या न्यायिक पुनराविलोकन इसका जो न्यायिक पुनराविलोकन है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। जब पूछेगा सुप्रीम कोर्ट या पूछेगा महाभियोग, अगर विजिबिलिटी नहीं होगी आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि ये रेड पेन से हम लिख लेंगे। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट पूछे, महाभियोग पूछे, न्यायिक पुनराविलोकन पूछे, उसके बाद आपसे कभी पूछ ले इंपॉर्टेंट जो है मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपको मैंने बताया था जो भाग 3 है संविधान का उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए देश से लेने के साथ साथ ये 36 से 51 आर्टिकल तक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके साथ पूछता है आखिर आपातकाल का जिक्र किस संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है आपातकाल जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहां से, जर्मनी के संविधान से आपातकाल को लिया गया है। इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें आपको जो दिया गया है देश दिया गया है, कैपिटल इसकी कैपिटल इधर दिया गया है, कंट्री को इसकी कैपिटल से क्या कराना है, मैच कराना है। देखिएगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, आपको बताना है कि जो उज्बेकिस्तान है इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल आपको बताना है ताशकंद, क्या उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। फिर पूछेगा किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है अशगाबाद, क्या अशगाबाद। फिर पूछेगा तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है या तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है इसकी कैपिटल है दुशांबे, क्या दुशांबे इसकी कैपिटल है। फिर तुर्कमेनिस्तान का पूछता है तो आपको बताना है तुर्कमेनिस्तान का है बिश्केक, क्या बिश्केक है, ठीक है। आइए बताते हैं, इसी के साथ चलते हैं हम आगे। जो महत्वपूर्ण कंट्री थी उसके जो कैपिटल थे उन सभी कैपिटलों को यहाँ पे हम आपके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या पहला पूछता है आखिर जो भारत है इसकी कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक। आपको बता दें भारत के साथ साथ जो कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री की जो कैपिटल है तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, क्या कैनबरा। फिर पूछता है आखिर न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, क्या न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है वेलिंगटन, क्या वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। फिर क्या पूछ सकता है आखिर क्या बोलते हैं अफ्रीका की साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका की जो कैपिटल है आपको बताना है अफ्रीका की कैपिटल क्या है, जोहान्सबर्ग, क्या जोहान्सबर्ग ये अफ्रीका की कैपिटल है, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल कोई पूछ सकता है, आपको बताना है कि जर्मनी की कैपिटल जो है पोलैंड, क्या पोलैंड जर्मनी की कैपिटल है। म्यांमार की कैपिटल पूछ सकता है, आपको बताना है कि जो म्यांमार की कैपिटल है इसे बोलते हैं क्या, वर्मा, ठीक। वर्मा जो है इसका म्यांमार का ओल्ड नाम था, इसी के इसकी जो कैपिटल है इसको कैपिटल को आपको वर्मा, इसी के साथ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी कैपिटल को आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा, ठीक है। बांग्लादेश का पूछता है क्या, बांग्लादेश की कैपिटल क्या होती है, आपको बताना है बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। उसके बाद नेपाल की कैपिटल क्या है, इस सब को कैपिटल को आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा, देखते हैं कितने लोग इसको इस कैपिटल को बताते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। आइए आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है मुगल वंश, क्या मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपको हम यहाँ पे मुगल वंश से जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए आपको बताते हैं जो दिल्ली सल्तनत क्या दिल्ली सल्तनत था इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया, तो आपको बताना है इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया, क्या 5 राजवंशों ने शासन किया, ठीक।
इससे पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। क्या? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया? खिलजी वंश था। क्या? खिलजी वंश था। गुलाम वंश आपको याद रखना है कैसे, गुल खिले तो यानी तुगलक वंश। तुगलक वंश, गुल खिले तो तुगलक, देखो गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। क्या? सैयद वंश और आपका क्या आएगा? लोधी वंश। ये 5 वंश थे जो दिल्ली पे शासन किए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक। ठीक, पूछेगा गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, जब कभी पेपर में पूछेगा क्या वास्तविक संस्थापक, तो आपको इसको नहीं बताना है ऐबक को, आपको बताना है कि जो इल्तुतमिश है। क्या? इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। पूछेगा आखिर गुलाम वंश कब से कब तक चला? आपको बता दें कि जो दिल्ली सल्तनत है इस पे जो है 5 राजवंशों ने 1206 से लेकर 1526 तक शासन किया। ठीक, पूछेगा आखिर गुलाम वंश कब से कब तक चला? आपको बताना है 1209 से लेकर के 1526 तक तो पूरा चला था। ये कब तक चला था आप लोग मुझे बताइएगा ध्यान से। देखिए, आइए आपको हम बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई कुछ रोचक चीजें। सबसे पहले पूछता है आखिर 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये किसने बनवाया? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक है, विजिबिलिटी हो रही है। उसके बाद पूछता है आखिर है कहाँ पे? तो आपको बताना ये है कहाँ पे? अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। उसके बाद पूछता है कुव्वत उल उस्मान मस्जिद। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो आपको बताना है ये तो है दिल्ली में। बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया जो इंपॉर्टेंट था आपको बताना है कुतुब मीनार। क्या? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो आपको बताना है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। लेकिन ये बनवाया किसकी याद में गया था? इनके जो गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे कौन थे? बख्तियार काकी। क्या? बख्तियार काकी, इनकी याद में बनवाया गया था। क्या? बख्तियार काकी, इसकी याद में ये बनवाया गया था। ठीक, पूछता है आखिर कुतुब मीनार से बहुत फैक्ट, रोचक फैक्ट है क्या क्या? देखिएगा, कुतुब मीनार से रोचक फैक्ट ये है, ये कुतुब मीनार मान लीजिए आप, इसमें रोचक फैक्ट ये, इसकी जो संस्थापक था आपको बता दें, इसको बनवाने वाला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद उसमें क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसके ऊपर से बिजली गिरी, थोड़ा मरम्मत का कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। जब पूछेगा इसका निर्माण कार्य जो संपन्न किसके द्वारा पूरा कराया गया, तो आपको बताना है कि पूरा करवाया गया इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया। ठीक, जब कभी पूछेगा आखिर इसी के जस्ट बगल में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई मीनार बनवाया था। क्या? अलाई मीनार जो है ये कहाँ पे है? ये तो है दिल्ली में ही। कहाँ पे है? दिल्ली में। आप कभी अगर दिल्ली जाइएगा तो देखिएगा जो कुतुब मीनार है इसी के जस्ट बगल में अलाई मीनार है। ये क्या है? ये जो है इसके छोटा आकार का, इससे कम आकार का, इससे छोटा है। ये क्या किया था? अलाई मीनार को जो अलाउद्दीन खिलजी ने था, ये खिलजी वंश जो उसका शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये अलाई मीनार बनवाने के लिए जस्ट इसके बगल में ही अलाई मीनार बनवाया है। आपको बता दें कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाम वंश के, आइए आपको एक एक करके एकदम अच्छी तरीके से इसका निचोड़ निकालते हैं। जब पूछेगा आखिर इल्तुतमिश के बारे में, इसकी बेटी थी क्या? रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। जब पूछेगा पहली महिला शासिका, क्या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? आप कौन है? ये रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। जब पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, जब पूछेगा क्या पहला सुल्तान, तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला सुल्तान था। पूछेगा पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछेगा गुलाम वंश, क्या गुलाम वंश इसको और किस वंश से बताते हैं? तो आपको बताना है ये दास वंश कहा जाता है। क्या? दास वंश। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका दास था? आपको बताना है कि ये मोहम्मद गोरी का दास था। क्या? मोहम्मद गोरी का जो है दास था। गोरी कहाँ का था? तुर्क वंश का था। इसकी हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ठीक, उसके बाद पूछता है आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? तो आपको बताना है अजमेर में बनवाया। कुव्वत उल इस्माल मस्जिद आपको बताना है अजमेर में है। उसी के साथ आपको बता दें बलबन ने क्या किया? तुर्क ए चहलगानी। क्या? एक था तुर्क ए चहलगानी। इसका क्या किया? इसका
तुर्क ए चहलगानी, इसका दमन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है बलबन के द्वारा इसका दमन किया गया। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में आपको हम बता ही दिए। जो मुगल वंश से क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ साथ गुलाम वंश से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डिस्कस करने का पूरा प्रयास आप लोगों के बीच में करते रहेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा, क्या तमिल शास्त्रीय भाषा को कब जोड़ा गया? क्या तमिल शास्त्रीय भाषा को कब जोड़ा गया? आपको हम बता दें कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं आपको बता दें कौन कौन सी है। तमिल, क्या सबसे पहले क्या है? तमिल, फिर क्या है? संस्कृत, दूसरी क्या हो गई? संस्कृत, फिर तेलुगु, क्या तमिल, फिर तेलुगु, फिर क्या हो गया? कन्नड़, क्या कन्नड़, उसके साथ क्या हो गया? मलयालम, क्या मित्रों? मलयालम। उसके साथ आपको बता दें कि उड़िया, क्या उड़िया। आपको बता दें कि जो सबसे पहले यानी सबसे ओल्डेस्ट कौन सी भाषा है, तो आपको बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट ये कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल को आखिर कब जोड़ा गया? 2004 में जोड़ा गया। फिर 2005 में किसको जोड़ा गया? संस्कृत को जोड़ा गया। ठीक है, 2005 के साथ साथ 2008 में क्या जोड़ा गया? तेलुगु। कन्नड़ को कब जोड़ा गया? आपको बताना है कि 2008 में कन्नड़ को भी जोड़ा गया। मलयालम के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है 2013। उड़िया के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है 2014। फिर पूछेगा सबसे नई, क्या सबसे नई कौन सी शास्त्रीय भाषा है? आपको बताना है कि उड़िया भाषा जो है ये सबसे नवीनतम है। क्या सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है ये कौन सी भाषा है? उड़िया भाषा है। फिर पूछेगा आखिर संघ की राजभाषा कैसी है? आपने जो भारत के संघ है इसकी राजभाषा कैसी है? तो आपको बताना है इसकी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343, क्या आर्टिकल 343 में जिक्र किया गया। भारत की राजभाषा कौन सी है? आपको बताना है कि राजभाषा है हिंदी, क्या हिंदी। हिंदी का जिक्र किसमें किया गया? देवनागरी लिपि में, क्या देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। फिर क्या पूछता है आखिर पेपर में पूछा जाता है कि जो राजभाषा आयोग है ये गठित कब हुआ? तो आपको बताना है कि राजभाषा आयोग जो है इसकी गठन 1955 में हुआ। क्या 1955 में इसका गठन हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली कौन सी भाषा है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बोली जाती है इंग्लिश, क्या इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद मंदारिन, क्या मंदारिन ये कहाँ की भाषा है? आपको बताना है कि ये कहाँ की भाषा है? ये चीन की भाषा है। उसके बाद हिंदी बोले, क्या हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में कौन से नंबर पे है? 3वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे है विश्व में, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की भाषा कौन सी है? स्पेनिश, क्या स्पेनिश। आपको याद रखना है। ठीक, ये जो शास्त्रीय भाषाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों के आपके बीच में मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आपको हम कुछ और बताए थे। बीजी खेर की अध्यक्षता में बताया गया था कि शास्त्रीय भाषाओं जो बीजी खेर के अध्यक्षता में आयोग बना था। ये कौन सा आयोग बना था? बीजी खेर की अध्यक्षता में शास्त्रीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। फिर पूछेगा आखिर जो शास्त्रीय भाषाओं यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्या भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आपको बताना है कि ये आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये आखिर इसकी गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1956 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद और कुछ पूछता है, इसे पूछेगा भाषा, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? क्या केंद्रीय भाषा संस्थान ये कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि जो केंद्रीय भाषा संस्थान है ये कहाँ पे है? ये है मैसूर में। कहाँ पे? ये है मैसूर में। ओके, देखिए मित्रों, जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। क्या सॉरी 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। आइए आपको इसके अकॉर्डिंग तमिल भाषा को 2004 में जोड़ा गया था। सबसे ओल्डेस्ट भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा है तमिल। सबसे नया क्या है? उड़िया। उड़िया को 2014 में जोड़ा गया। सबसे
जब पूछेगा राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको बताना है 1955 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया, बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा है। पहले नंबर पर इंग्लैंड यानी अंग्रेज, उसके बाद अंग्रेजी के साथ साथ दूसरे नंबर पर चीन की भाषा मंदारिन बोली जाती है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। क्या मनुष्य की खोपड़ी, ये आपका खोपड़ी है, स्कल, इसे क्या बोलते हैं, स्कल, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको बताना है कि स्कल में यानी खोपड़ी में टोटल कुल मिला करके 29 हड्डियां होती हैं। कितनी, 29 हड्डियां होती हैं। जब स्कल में पूछेगा तो आपको बताना है 20। जब आखिर 14 किस में होता है तो आपको बताना है फेस, यानी चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको बताना है कि 14 हड्डियां होती हैं। फिर पूछेगा आखिर फेस के साथ साथ पूछेगा कान में, क्या, इन दोनों कान में, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कान में कुल मिलाते कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डी। कैसे, एक याद रखिएगा मिस, क्या, मिस, एम फॉर मैलस, क्या, मैलस, मैलस के साथ मैलस इनकस, क्या, इनकस, इनकस के साथ स्टीपीडियस, क्या, स्टीपीस, स्टीपीडियस। ये कान में 3 हड्डियां हैं, क्या, मैलस इनकस स्टीपीडियस। ये क्या होता है, कान की सबसे छोटी हड्डी के बारे में आपको बताया था, स्टेपीस, क्या, मैंने बताया था स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी है। क्या, सबसे स्मॉलेस्ट बोन पूछेगा तो आपको बताना है स्टेपीस। फिर इस तरह आखिर बोन का अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, क्या, ऑस्टियोलॉजी, ये बोन, ऑस्टियोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, बोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या, इसमें हड्डी के बारे में अध्ययन जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ओके, आइएगा आपको बताते हैं जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें बोलेंगे आप 206। जो बच्चा होता है, बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है 300, 300। फिर पूछेगा आखिर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी हड्डी है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको ये कहेंगे कि फीमर जो है, क्या, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। फीमर ये कहाँ पे है, ये जांग में है, कहाँ, जांग में, जो जांग की हड्डी होती है फीमर। आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, जांग में जैसे यहाँ से यहाँ तक का, आपको हाथ में क्या है, ये सबसे बड़ी हड्डी क्या है, ह्यूमरस, क्या, ह्यूमरस हाथ की सबसे बड़ी हड्डी है। कितनी ह्यूमरस है, 2, 1 और 2। उसी तरीके से फीमर की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि 2। फीमरस के बाद रेडियस और अल्ना, फीमर के साथ रेडियस और अल्ना, ये किसकी हड्डी है, पैर की हड्डी है। उसके साथ पैटेला क्या है, पैटेला भी पैर की हड्डी है। आपको एक दिन हम हड्डियों के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी तो यहाँ हम छोटे मोटे एक डिस्कशन जो कर दिए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर थे, उसके बारे में आपको हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ट्रॉफियों से संबंधित है, क्या, जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। आइए आपको बताते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है इसमें क्या है। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, इसके बारे में आपके बीच में हम डिस्कशन करेंगे। आपको बता दें जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है, और रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। जो सुब्रतो कप है ये इंपॉर्टेंट कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंट कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। आपको बता दें डूरंट कप 131 यानी 131वां किसने जीता, बेंगलुरु ने जीता, ठीक है। उसके बाद होता है मर्डेगा कप, ये सब किससे संबंधित है, फुटबॉल से। आपको कुछ और बताते हैं, जैसे पूछेगा फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, तो आपको बताना है फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। जब पूछेगा यूरो कप, क्या, यूरो कप पूछेगा तो आपको बताना है कि ये भी किससे संबंधित है, फुटबॉल के संबंधित है। आपको देखा गया देवधर ट्रॉफी, क्या, देवधर ट्रॉफी, उसके बगल में दिया गया ईरानी ट्रॉफी, उसके बगल में दिया एशियज कप। ये किससे संबंधित है, आपको बताना है कि ये क्रिकेट से संबंधित है, क्या, ये क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं। पूछ सकता है आपसे कि चैंपियंस ट्रॉफी, क्या, चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है, आपको बताना है कि क्रिकेट से। फिर पूछेगा T20, क्या, T20 किससे संबंधित है, आपको बताना है कि यह क्रिकेट से संबंधित है। फिर पूछ सकता है आखिर एशियज ट्रॉफी किससे संबंधित है। एशियज होता किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्या, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एशियज होता है। एशियज ट्रॉफी का संबंध ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट से है, क्या, क्रिकेट से है। फिर पूछेगा उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है बैडमिंटन से है, क्या, बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। बैडमिंटन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपको पता है क्या नाम है, पीवी सिंधु, क्या, पीवी सिंधु, ये भारत की है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। आइए आपको बता दें आगा खां और बेटन कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है हॉकी से संबंध है इनका। हॉकी के जादूगर कौन से, आपको बताना है हॉकी के जादूगर कौन है, ठीक है। इनकी जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, 29 जुलाई को मनाते हैं खेल दिवस। ये कौन है हॉकी के जादूगर, आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद,
क्या? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। आइए इसी के साथ हम आपको और बता दें कुछ और। क्या? बेटन कप। क्या? बेटन कप का संबंध किससे है? आपको बताना है बेटन कप का संबंध किससे है, आपको बताना है हॉकी से संबंधित है। आखिर राइडर कप का संबंध किससे है? क्या? राइडर कप का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि इसका संबंध गोल्फ से है। जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज थी उन सभी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज को आपके बीच में मैंने डिस्कस किया है बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। डेली बेसिस पे इसका आप अच्छी तरीके से क्या करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। पूछता है कि होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्या? होलकर ट्रॉफी। होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि इसका संबंध ब्रिज, एक ब्रिज ट्रॉफी होती है उसका संबंध किससे है? होलकर ट्रॉफी। ये लिखे हैं ब्रिज, BRIDGE। ब्रिज का संबंध किससे है? होलकर ट्रॉफी से है। बाकी आपको आशुतोष कप, मर्डेका कप सबके बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्या? आशुतोष कप, मर्डेका कप लिख लीजिएगा। इससे संबंधित और क्या, हॉकी से फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी है? DCM ट्रॉफी। क्या? DCM ट्रॉफी पूछेगा, आपको बताना है ये। आशुतोष कप पूछेगा तो आपको बताना है कि आशुतोष का संबंध किससे है? फुटबॉल से। जब पूछेगा मर्डेका कप, क्या मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आइए इसी की क्लास हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को क्या है, आइएगा आपकी क्लास का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे बेहतर क्वेश्चन है, गांधी जी से क्वेश्चन पेपर में बनते रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? आपको बताना है कि 1915 में आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी के लिए 9 जनवरी को मनाते क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ओके। उसके बाद पूछता है कि आखिर गांधी जी जो अफ्रीका कब गए थे? आपको बताना है 1893 में अफ्रीका गए थे। फिर पूछता है आखिर अफ्रीका जाने के बाद भारत में सबसे पहले कौन सा आंदोलन किए? आपको बताना है कि जो चंपारण था, ये गांधी जी का, चंपारण कहाँ पे है? आपको बताना है बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी का पहला आंदोलन था। क्या? पहला आंदोलन था। पहला भारतीय आंदोलन जब पूछेगा तो आपको बताना है कि पहला भारतीय आंदोलन कौन सा था? चंपारण। जब पूछेगा गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ पे किए थे, तो आपको बताना है कि गांधी जी पहला आंदोलन आपका कहाँ किए थे? ये किए थे साउथ अफ्रीका में। क्या? साउथ अफ्रीका में जो मजदूर थे टॉलस्टॉय फार्म के, उनके साथ में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? आपको बताना है कि जो पहला सत्याग्रह था ये गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया। फिर पूछे करो या मरो। क्या? 1942 में जब भारत छोड़ो क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें गांधी जी ने क्या बोला? उसमें बोला करो या मरो का नारा दिया। क्या? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है कि ये गांधी जी ने दिया। क्या? करो या मरो का नारा दिया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के बारे में और आपको बता दें, इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, ठीक है, करमचंद गांधी। आपसे पूछेगा आखिर इनका जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। इसी के लिए 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। क्या? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को और क्या मनाता है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। क्या? लाल बहादुर जो शास्त्री हैं इनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर पूछ सकता है पेपर वाला, क्या पूछेगा? पूछेगा कि आखिर गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उन आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? आपको बताना है जो 1918 में, क्या 1918 में अहमदाबाद में, क्या अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूर आंदोलन किया। क्या? मजदूर आंदोलन किया। आपको बताना है कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था? आपको बताना है कि भूख हड़ताल 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा जो किया गया अनशन था वो पहला भूख हड़ताल था। फिर आपको बता दें कि 1919 में क्या हुआ? 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया। क्या? 1919 का जो रोलैक्ट एक्ट था इसको गांधी जी ने क्या कहा? इसे गांधी जी ने कहा, जो रोलैक्ट एक्ट था इसे काला कानून गांधी जी के द्वारा कहा गया। पूछता है कभी कभी पेपर में काला कानून किसे कहा गया? आपको बताना है रोलैक्ट एक्ट में। फिर क्या हुआ? रोलैक्ट एक्ट आने के बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्या? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया इसी के विरोध में। फिर हुआ क्या कि 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने निरस्त कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में निरस्त कर दिया गया। फिर गांधी जी से एक क्वेश्चन बनता है, आखिर जो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, क्या बेलगाम अधिवेशन, ये कहाँ पे है बेलगाम? आपको बताना है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। जो कर्नाटक का बेलगाम है यहाँ पर गांधी जी के द्वारा
कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। क्या? कांग्रेस की अध्यक्षता, एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा ये की गई है। कब? कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी से क्वेश्चन और क्या बनते हैं? हे राम। क्या? हे राम शब्द जो है, जो राजघाट है, क्या जो दिल्ली में राजघाट है, इनकी समाधि स्थल, गांधी जी की जो समाधि स्थल राजघाट है, वहां पर दो शब्द क्या लिखा गया है? हे राम। क्या? हे राम। उसके बाद आपको बता दें, ये फिरिस फार्म की स्थापना साउथ अफ्रीका में किए थे। टोल्स्टॉय, क्या टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन में किए थे। आइए आपको बता दें इनके गुरु कौन थे। जब पूछेगा कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन से हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो आपको बताना है कि आप क्या टोल्स्टॉय, क्या टोल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु थे। जब पूछेगा इनके राजनीतिक गुरु, क्या राजनीतिक गुरु, तो आपको बताना है कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले जी ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। आज के साथ साथ पूछ सकता है आखिर गांधी जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जन्म कहाँ पे हुआ है। आपको बताना है कि इनका जन्म हुआ था पोरबंदर। क्या? पोरबंदर नामक स्थान पे गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी, क्या 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक, मृत्यु हुई। इसी के लिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। क्या? शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस के साथ साथ 30 जनवरी को ही कल मैंने बताया था कुष्ठ रोग दिवस। क्या? कुष्ठ रोग दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है। उसके साथ आपको बता दें कि इनकी हत्या किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि जो नाथूराम गोडसे, क्या गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि गांधी जी के बारे में जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को मैं एक एक करके आप लोगों के बीच में धीरे धीरे लाता रहूंगा। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? लास्ट और अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है। यहाँ पे आपको हम महत्वपूर्ण आविष्कारक जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो आपको बताना है कि रुडोल्फ डीजल। क्या? रुडोल्फ डीजल डीजल इंजन के आविष्कारक है। जॉन नेपियर ये किसके हैं? लघुगोलक। जब पूछेगा कि आखिर लघुगोलक के आविष्कारक कौन है, तो आपको बताना है कि जॉन नेपियर। मैकमिलन यानी साइकिल, जो हम लोग साइकिल चलाते नहीं हैं उसी का जो आविष्कारक है ये कौन है? मैकमिलन। डायनामाइट यानी जो चुंबक है उसके खोजकर्ता कौन है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो खोज है। देखिए एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, इंतजार करिएगा, तब तक आपको हम पूरा का पूरा एक ही बार में प्रयास करेंगे बताने का। ठीक, फिर आइए पूछता है, पेपर वाला पूछता है क्या? पोलियो की खोजा, क्या पोलियो को जो टीका है इसकी खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना है कि जो इसके टीका है इसके खोजकर्ता है जोनास साल्क। क्या? जोनास साल्क जी के द्वारा किया गया। मलेरिया के टीका के द्वारा किया गया। मलेरिया के टीका जो है ये किसके द्वारा खोजा गया? तो आपको बताना है कि रोनाल्ड रास। क्या? रोनाल्ड रास के द्वारा मलेरिया के टीके की खोज की गई। टीबी की खोज किसके की गई? आपको बताना टीबी यानी टेलीविजन, जे एल बर्डर। क्या? जे एल बेयर्ड के द्वारा टीवी के जो टीवी है यानी टेलीविजन की खोज किया गया। फिर पूछेगा आखिर साइकिल को आपको बता ही नहीं है, आविष्कारक पूछेगा यानी फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? क्या? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो आपको बताना है कि वाटरमैन। क्या? वाटरमैन यानी पेन है उसके अंदर फाउंटेन पेन है उसके अंदर वाटर जाएगा, इसीलिए वाटरमैन, इसी से याद रखिएगा। फिर पूछता है आखिर स्कूटर की खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना है स्कूटर की खोजकर्ता है ब्राउसा। क्या? ब्राउसा जो है ये स्कूटर के खोजकर्ता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के बारे में पूछेगा। जब पूछेगा गन के, क्या जो हम लोग ये चलाते पिस्टल की खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना है कि सैमुअल कोल्ट। क्या? सैमुअल कोल्ट है, इन्होंने पिस्टल की खोज की थी। क्या? पिस्टल की खोज सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। उसके साथ आपसे कभी कभी पूछता है आखिर डायनेमो, क्या डायनेमो की खोज किसके द्वारा की गई? डायनेमो की खोज के साथ साथ पूछेगा आपकी थर्मस फ्लास्क। क्या?
थर्मस फ्लास्क की खोज किसके द्वारा की गई? आपको बताना है कि थर्मस फ्लास्क की खोज डोवर के द्वारा किया गया। डोवर नाम का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, उसके द्वारा थर्मस फ्लास्क की खोज किया गया। ठीक है, थर्मस फ्लास्क की खोज किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है कि जो डोवर नामक वैज्ञानिक था उसी के द्वारा किया गया। डायनेमो का खोज रोएंटजन, क्या एक्स किरणें, आपको पता ही होगा एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? रोएंटजन के द्वारा किया गया। डायनेमो की खोज फैराडे के द्वारा किया गया। जब पूछेगा एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि रोएंटजन, क्या रोएंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। ठीक है, आपको डायनामाइट के बारे में इस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में पिन अवश्य करेगा, हम सबके कमेंट का इंतजार करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, आप सब लोग टॉपर्स IQ परिवार को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद।